ग्रेजुएशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जो बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में है और उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया है, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। एनईपी के अंतर्गत मैं ये क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको आपके पेपर में 75 नंबर चाहिए, तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, 100% केमिस्ट्री में यहीं से पेपर बनेगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। और लैंग्वेज जो दिया गया है इस पेपर का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न आपके इसमें इंक्लूड है। तो सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न आपका है, इंडिगो इंडिगो क्या है? तो इंडिगो एक प्रकार की क्या है दोस्तों, वेट डाई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिगो जल में अघुलनशील होता है। इसे कपड़े पर लगाने के लिए पहले वेट बड़े पात्र में रासायनिक रूप से इसको घटाया जाता है, ठीक है, और यह घुलनशील हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इंडिगो जल में क्या होता है, घुलनशील या अघुलनशील, तो आप बताएंगे कि इंडिगो ये जल में अघुलनशील होता है और एक प्रकार का ये वेट डाई है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं पेन का। और 2 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजोडाई? निम्नलिखित में से कौन सा एजोरंजक है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मेलेकाइट ग्रीन, बी है मेथिल ऑरेंज, सी है एलेजरीन और डी ऑप्शन दिया गया है फिनोल्फ्थीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का क्या है, एजोडाई है, ठीक है। और एजोरंजक वो रंजक होते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन समूह होता है। मेथिल ऑरेंज में ये मौजूद होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एलेजरीन एक है, एलेजरीन है, तो एलेजरीन क्या है, एंथ्राक्यूनोन रंजक है। क्या है ये एंथ्राक्यूनोन रंजक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एलेजरीन की रासायनिक जो संरचना है वो एंथ्राक्यूनोन रिंग पर आधारित होती है और ये एक प्रकार की प्राकृतिक रंजक है। अगर क्वेश्चन आए कि एलेजरीन क्या है, एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्राकृतिक रंजक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एलेजरीन क्या है, एक प्रकार का नेचुरल प्राकृतिक रंजक है, ओके। तो क्वेश्चन कई बार आता है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे। तो आपका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर 4, और जिसमें है कि कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप आर कार्ड, रंग उत्पन्न करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो जो रंग उत्पन्न करते हैं उस समूह को क्या कहते हैं? तो रंग उत्पन्न करने वाले समूह को क्रोमोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोफोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि क्रोमोफोर वह परमाणु होते हैं जिनमें -NO2 -N डबल बॉन्ड N होते हैं और ये प्रकाश को अवशोषित करके यौगिक को रंगीन प्रदान करते हैं या रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम को रंग को गहरा करता है और प्रिय क्रोमोफोर से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रंग उत्पन्न करने वाले क्रोमोफोर ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जिसमें है एक एल्डोपेंटोस के त्रिबमयी समवयी की संख्या कितनी? हाउ मनी स्टीरियो आइसोमर कैन एन एल्डोपेंटोस है? तो एल्डोपेंटोस के पास जो समवयी है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 8 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। एल्डोपेंटोस में 3 असम्मित कार्बन यानी कि 3 कायरल सेंटर होते हैं और सूत्र के अनुसार 2n, सूत्र जो होता है उनका होता है 2n के अनुसार 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर 6, जिसमें है विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज द एनोमरिक कार्बन? ग्लूकोज में कौन सा एनोमरिक कार्बन है? तो एनोमरिक कार्बन पूछा गया है दोस्तों, तो C1 कार्बन एनोमरिक कार्बन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर 7, जो कि है 7वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन, माफ कीजिएगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ओपन चेन फ्रॉम डी ग्लूकोज इन एन एक्वस सोल्यूशन? यानी कि डी ग्लूकोज के जलीय विलयन के साम मिश्रण में खुली श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड रूप की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी जो मात्रा होती है वो 0.02% होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, जिसमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन फ्रक्टोसिस, फ्रक्टोस में असम्मित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है?
तो फ्रक्टोज में असममित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना में कार्बन जो होते हैं वो C3 होते हैं, C4 और C5 असममित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सी समता प्रदर्शित करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमेरिज्म। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्रियात्मक यानी फंक्शनल समूह प्रदर्शित करते हैं। फंक्शनल यानी क्रियात्मक, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। और दोनों का जो अणुसूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, दोनों समान है। ठीक है, लेकिन इन ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटो समूह होता है, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 जिसमें है कि एक कीटो हेक्सोज के त्रिविमीय समय कितनी संभव है। हाउ मनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल इन कीटो हेक्सोसेस। तो कीटो हेक्सोसेस में जो समावित संख्या है यानी कि स्टीरियो आइसोमर की संख्या है वो कितनी होगी, तो 8 होगी। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11। और 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए डाइसैकेराइड। इनमें से डाइसैकेराइड कौन सा है ये आपको बताना है। तो सुक्रोज भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है और लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव सही उत्तर। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, माल्टोज को किसके नाम से जानते हैं, तो माल्टोज का इसमें कोई फिलहाल एग्जैक्ट नाम नहीं है। लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिल्क शुगर के नाम से लैक्टोज को जानते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे टेबल शुगर और मिल्क शुगर के नाम से कभी कोई प्रश्न पूछा जाता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12 जिसमें लैक्टोज एक है। तो लैक्टोज क्या है एक प्रकार का, ये रेड्यूसिंग शुगर है या नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो लैक्टोज एक प्रकार का रेड्यूसिंग शुगर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इपीमर कपल। इनमें से इपीमर ग्रुप आपको बताना है, इनमें से कौन सा इपीमर युग्म है। तो ग्लूकोज और मैनोज, ग्लूकोज और मैनोज ये क्या है, ये इपीमर कपल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ये दोनों केवल का कार्बन सेकंड कार्बन पर विन्यास कॉन्फ़िगरेशन पर भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें C2 कार्बन या C2 इपीमर भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 जिसमें एल्डोहेक्सोसेस के कितने समावेशी हैं। हाउ मनी आइसोमर एंड एल्डोहेक्सोसेस है। तो एल्डोहेक्सोसेस के पास जो आइसोमर हैं वो टोटल कितने हैं, 16 आइसोमर हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2⁴ = 16 होगा। ठीक है, चलिए 2n होता है इसका फॉर्मूला। तो एल्डोहेक्सोसेस के समय भी पूछा गया था, आइसोमरी पूछा गया था, तो 16 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखेंगे जिसमें है कि यह अपचायक शर्करा है। तो बिल्कुल सही है, ग्लूकोज इज रेड्यूसिंग शुगर, इट इज पैरनोस स्ट्रक्चर, इसके पास पैरनोस स्ट्रक्चर होता है, दोनों ये भी कथन सही है। और इट इज डाइसैकेराइड, तो ये डाइसैकेराइड नहीं है, ये मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, इसलिए ये आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही इसमें ग्लूकोज के सफिक्स में गलत कथन है। लेकिन ग्लूकोज से यहाँ पर आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। पहला तो ग्लूकोज के पास क्या होता है, इट इरेड्यूसिंग यानी ग्लूकोज क्या है, अपचायक शर्करा है। दूसरी बात, इसके पास संरचना कैसी होती है, तो पायरनोज इसमें होता है, इसकी संरचना में पायरनोज होता है। तीसरी बात यह है कि पर्यावर्ती यानी कि ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है। क्लियर है, चलिए प्रश्न नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है विच शुगर डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा फेलिंग अभिक्रिया नहीं देता है। तो फेलिंग अभिक्रिया कौन सा नहीं देता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से सुक्रोज फेलिंग सोल्यूशन नहीं शो करता है। ये सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो ऑप्शन में सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 17 जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड पूछा गया है, तो देखिए माल्टोज दिया गया है, माल्टोज डाइसैकेराइड है। सेलुलोज ये भी आपका, लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड, स्टार्च ये आपका पॉलीसैकेराइड है। क्या है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड। 17 का ऑप्शन डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 18 जिसमें विच अमंग द फॉलोइंग ये मिल्क शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क शुगर है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ग्लूकोज देखेंगे, पहला ऑप्शन ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा।
ये आपका ब्लड शुगर है। सुक्रोज को टेबल शुगर या कैन शुगर के नाम से जानते हैं। लैक्टोज क्या है, ये मिल्क शुगर आपका है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। तो पूछा क्या गया था, मिल्क शुगर कौन है, तो लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, जिसमें है द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस मॉलिक्यूल्स। अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस में असम्मित कार्बन की संख्या कितनी है, तो असम्मित कार्बन की जो संख्या होगी इसमें वो हो जाएगी कितनी, 5 होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि चक्रीय पाइरिनोस बनने पर C1 भी असम्मित हो जाता है, इससे कुल संख्या 4 से बढ़कर 5 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पॉलीपेप्टाइड आर सिंथेसाइज्ड बाय, पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण किया जाता है। पॉली पेप्टाइड का जो संश्लेषण किया जाता है इसमें फिशर और बर्गमैन और कर्टियस विधि, ये तीनों विधि सम्मिलित हैं, इसलिए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी इन सभी के माध्यम से हम पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं, पेंटापेप्टाइड में जो बॉन्ड की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो वो 4 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली स्टेबल। प्रोटीन की कौन सी संरचना अधिक अस्थाई है, तो अधिक अस्थाई कौन सी संरचना है प्रोटीन की, तो प्राथमिक संरचना, याद रखेंगे प्राथमिक प्राइमरी स्ट्रक्चर ये सबसे अस्थाई संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर प्राथमिक संरचना है और तृतीयक संरचना भी मानी जाती है, तो अब डिपेंड ये करता है, एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका प्राथमिक ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे अत्यधिक अस्थाई की बात हो रही है। तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है कि सहसंयोजक पेप्टाइड द्वारा ये बनी होती है, जो पीएच परिवर्तन से आसानी से नहीं टूटती। इसमें डीनेचुरेशन जो होता है वो बहुत सुरक्षित होता है, इसलिए इसमें हमने प्राथमिक लगाया था। लेकिन फिलहाल ऑप्शन सी भी इसमें सही ऑप्शन माना गया है। अब ये डिपेंड करता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिएगा, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 23, जिसमें है एटी ऑप्टिकल टेम्परेचर एंजाइमेज। ऑप्टिकल ताप पर एंजाइम होता है, तो ऑप्टिकल ताप पर जो एंजाइम होता है ये सर्वाधिक सक्रिय होता है, मोस्ट एक्टिव होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, जिसमें है ए मेटल आयन को फैक्टर एक्ट एज, यानी कि एक धातु आयन को कोफैक्टर किस प्रकार कार्य करता है। धातु आयन को कोफैक्टर किस प्रकार कार्य करता है दोस्तों, तो ये कार्य करता है किस प्रकार से, लुईस अम्ल के लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, इसमें है कि सेलेक्ट एमंग फॉलोइंग विच अल्फा अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाश अक्रिय है, तो प्रकाश अक्रिय जो है वो है ग्लाइसिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, विच इज इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड की बात की गई है, तो देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, इसमें ल्यूसिन, ल्यूसिन जो है ये आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका कारण यह है कि आवश्यक अमीनो अम्ल वह होते हैं जिनके शरीर खुद नहीं बन सकता, जिनके शरीर को वो खुद नहीं बना सकते, और उनको भोजन क्या करना पड़ता है, उन्हें भोजन से उसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 27, इसमें है प्रश्न, एन अमीनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिहेव्स। अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में व्यवहार करता है, तो ये अम्लीय विलयन में अमीनो एसिड जो व्यवहार करता है ये कैटायन की तरह व्यवहार करता है। किस तरह से, कैटायन की तरह से। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। 27 में ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, और इसमें है 28 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया फॉर्मूला और पूछा गया है कि ये इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो ये अम्लीय इसकी प्रवृत्ति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि इसका कारण यह है कि एस्पेरेटिक एसिड में, ये एस्पेरेटिक एसिड है, तो एस्पेरेटिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, COOH समूह। ठीक है, तो केवल एक अमीनो समूह NH2 है, तो इसलिए ये अधिक अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा,
माइकेलिस स्थिरांक सबट्रेट का वह सांद्रण जिस पर प्रारंभिक दर अधिकतम दर होती है। तो प्रारंभिक दर इसकी अधिकतम कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम दर होती है 1/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, और इसमें पूछा गया है कि डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का उपयोग जो किया जाता है वो पेप्टाइड का एन टर्मिनल के निर्धारण के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, इसमें है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इज। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोजाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर ये है, इसमें फास्फेट समूह की जो उपस्थिति होती है इसके कारण ये अलग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32, इसमें है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज पिरिमिडीन बेस। इनमें से आपको पिरिमिडिन बेस बताना है कि इनमें से कौन सा पिरिमिडिन बेस है। ऑप्शन है एडानिन, बी है गुआनिन, सी है यूरेसिल और डी दिया गया कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा यूरेसिल। इनमें से पिरिमिडिन बेस यूरेसिल है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 33, इसमें इन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है। तो अस्थायित्व कौन प्रदान करता है? हाइड्रोजन बंध ये अस्थायित्व प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 34, इसमें है कि आरएनए में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता थायमिन। थायमिन प्रेजेंट आरएनए में नहीं होता है। बाकी यूरेसिल, फास्फेट और राइबोस ये आरएनए में मिलता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडानिन एंड थायमिन इज। एडानिन और थायोमिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं? तो एडानिन और थायोमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनकी संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी संख्या 2 है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36, और 36 नंबर प्रश्न में है कि इन आरएनए एंड डीएनए फास्फेट इज प्रेजेंट एज। फास्फेट समूह का रूप आरएनए तथा डीएनए में किस प्रकार है? तो ये फास्फोडाइस्टर प्रकार का है। किस प्रकार का है? फास्फोडाइस्टर प्रकार का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 37, इसमें है कि ड्रग्स एस्पिरिन इज यूज एज। एस्पिरिन को दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एस्पिरिन एक प्रकार की कैसी दवा है? एक प्रकार का एनाल्जेसिक एजेंट दवा है, यानी कि एक दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह मुख्य रूप से दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा है एस्पिरिन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 38, और 38 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया एमाइल नाइट्रेट इज यूज एज। एमाइल नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो एंटी एंजाइनल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एंटी एंजाइनल दवाई के रूप में। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। और यह हृदय की धमनियों को फैलाकर सीने में दर्द से राहत देने की एक दवा है। प्रश्न नंबर 39, इसमें निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक को चुनिए। एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एंटीबायोटिक इनमें से आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, क्या ये पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दवा है? बिल्कुल नहीं, ये एंटीबायोटिक नहीं है। इनमें से क्लोरोमफेनिकॉल ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40, इसमें है CNS डिस्पेंट प्रयोग किया जाता है। तो CNS डिस्पेंट का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये किसमें प्रयोग किया जाता है? ये CNS डिस्प्रेसेंट यूज जो किया जाता है ये किसमें किया जाता है? बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और हेप्टोनिक के रूप में किया जाता है नींद लाने के लिए। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41, और 41 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है कि सेलेक्ट CNS डिस्टेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। निम्नलिखित में से CNS डिस्टेंट का चुनाव कीजिए। तो इनमें से दोनों आपका है, ठीक है, इनमें से दोनों सही हो जाएंगे, ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है फिनो बारबिटल और डाइजेपाम, ये दोनों ही
CNA से डिफरेंट हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 42 में सल्फोनामाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सल्फोनामाइड्स का प्रयोग जो किया जाता है एंटी बैक्टीरियल के रूप में, एंटी फंगल के रूप में और एंटी माइक्रोबल के रूप में किया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्लोरोमफेनिकॉल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। क्लोरोमफेनिकॉल का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए किया जाता है। क्लोरोमफेनिकॉल का उपयोग किसके लिए, टाइफाइड के बुखार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 इसमें है एंटीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। एंटीबायोटिक्स इंक्लूड, एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला पेनिसिलिन, क्या ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, तो ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बिहेव एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी अभिकर्मक है। तो ये तीनों कौन है, एस्पिरिन है। याद रखेंगे एस्पिरिन क्या है, एनाल्जेसिक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 46 इसमें है ए साइक्लोविर इज यूज एज। ए साइक्लोविर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ए साइक्लोविर का उपयोग करते हैं हम एंटीवायरल के रूप में। किसके रूप में, एंटीवायरल के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 47 द ड्रग यूज फॉर द केयर ऑफ HIV एड्स। HIV एड्स के उपचार में कौन सी दवाई प्रयोग में लाई जाती है, तो जूडोविडिन याद रखेंगे। ये HIV एड्स के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, मेडिसिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 48 और 48 नंबर क्वेश्चन है डायजेपाम ड्रग इज यूज एज। डायजेपाम दवाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग नींद लाने के लिए किया जाता है, सुस्ती और नींद लाने के लिए, आराम दिलाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 49। तो 49 नंबर प्रश्न है बाई रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ एल्किल ग्रुप इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एनिलीन में अमीनो समूह की सक्रिय हाइड्रोजन की एल्किल समूह में स्थापित करने पर उसकी जैविक सक्रियता में होती है। तो उसकी जैविक सक्रियता में क्या होती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 50 और 50 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रग डिजाइन के रोटेशनल अप्रोच के तरीके हैं। रोटेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइन इज। तो ड्रग डिजाइन के रोटेशनल अप्रोच जो हैं वो क्या है, तो एक प्रकार का क्वांटम यांत्रिकी की बात करें तो इनमें क्वांटम यांत्रिकी अप्रोच भी शामिल है, अणु कक्षक अप्रोच और अणु जुड़ाव अप्रोच, ये सभी इसमें शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोटेशनल अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइन इज क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 जिसमें NaCl हैज फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। NaCl की क्रिस्टल संरचना होती है, तो NaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो क्यूबिक होती है, घनाकार होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 इसमें अमॉर्फस सॉलिड एक अनाकार ठोस है, तो अमॉर्फस सॉलिड में से कौन सा है। दोस्तों अमॉर्फस सॉलिड की श्रेणी में आता है ग्लास, कांच जो है ये अमॉर्फस सॉलिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 93 माफ कीजिएगा प्रश्न नंबर 53 जिसमें है द नंबर ऑफ Na+ आयन फिलिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल ओड्स इन NaCl स्ट्रक्चर ऑन, यानी NaCl संरचना में सोडियम आयन Na+ द्वारा भरे जाने पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स खाली जगह की संख्या क्या होगी। तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इसकी संख्या जो होगी दोस्तों कितनी होगी, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें इसकी जो संख्या आएगी वो यहाँ पर कितनी आएगी, तो मेरे हिसाब से इसमें संख्या 4 आनी चाहिए। इसमें 14 दिया गया है। एक प्रकार से इसको देखने का प्रयास करेंगे। NaCl यानी कि 4 1 14, इसमें 14 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का।
राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 54, जिसमें है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl स्ट्रक्चर इज। NaCl संरचना में Na की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो उप सहसंयोजक संख्या है वो कितनी होगी? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ठीक है, NaCl में प्रत्येक Na प्लस आयन और Cl, ठीक है, आयन जो प्रत्येक Na आयन जो होगा 6 और Cl आयनों से घिरा होता है, इसके विपरीत यहीं पर होता है, तो इसलिए इसका 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें द मास ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ CHCl कॉरस्पॉन्ड टू, यानी CHCl की इकाई सेल का द्रव्यमान निम्न की समकक्ष होता है। तो ये समकक्ष किसके होता है? तो ये समकक्ष होता है दोस्तों 1CS प्लस 1Cl माइनस के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56, जिसमें है कि कंपाउंड यूज ए लुब्रिकेंट फॉर वॉल वेयरिंग ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड। उच्च ताप और अधिक गति के कार्यरत गेंद के लिए लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो उसमें जो प्रयोग किया जाने वाला यौगिक है वो है सिलिकॉन ग्रीस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 57, जिसमें है ट्राइफास्जिन है। ट्राइफास्जिन क्या है? तो ट्राइफास्जिन ये एक प्रकार का लुईस बेस है। क्या है? एक प्रकार का लुईस बेस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का सही उत्तर। और ट्राइफास्जिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P3N3Cl6। कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राइफास्जिन का फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूँ, P3N3Cl6, ये होता है ट्राइफास्जिन का फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि CH3 का होल थ्राइस SiCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस। इसका अगर हम जल विच्छेदन कराएं यानी कि H2O के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस SiO का होल थ्राइस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। 58 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 59, जिसमें क्रॉस लिंकेज ऑफ सिलिकॉन्स कैन बी अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ। सिलिकॉन्स के क्रॉस बंध किसके डाले जाने पर बनेंगे? तो किसके डाले जाने पर बनेंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड और टर्टरी ब्यूटाइल ये दोनों पढ़ेंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60, जिसमें सिलिकॉन्स कैन नॉट बी यूज एज। सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है किस रूप में? तो सिलिकॉन का प्रयोग विनिशिंग क्रीम के रूप में नहीं कर सकते हैं। किसके रूप में? विनिशिंग क्रीम के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 61, जिसमें है ट्राइफास्फाजिन पी और एन है। तो ट्राइफास्फाजिन्स में पी तथा एन का जो संकरण है वो क्या होगा? तो इसमें संकरण पूछा गया है, तो इसका जो संकरण होगा वो कितना होगा? sp3 होगा और sp2 होगा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन sp3 और sp2। तो sp3 और sp2 इसमें है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? P3N3Cl6। तो इसमें फास्फोरस P के पास क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 4 जब सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 संकरित होगा, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए इसके पास sp2 आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62, जिसमें सिलिकॉन्स आर इनर्ट टू। सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय कौन सा है? सिलिकॉन्स के प्रति अक्रिय इनमें से कौन सा है? तो अक्रिय ये सभी अक्रिय ही है। ठीक है, द्रुबल अम्ल बेस, द्रुबल बेस और लवण विलयन ये सभी क्या हैं? एक प्रकार से अक्रिय हैं सिलिकॉन्स के प्रति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63, सिलिकॉन्स हैव द जनरल फॉर्मूला। सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? सिलिकॉन का जो सामान्य सूत्र होता है R2SiON। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्लॉथ और फॉर्मेट विद द फॉलोइंग। ताप प्रतिरोधक कपड़े किससे बनाए जाते हैं?
तो ताप प्रतिरोधक जो कपड़े बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो फास्जीन या फास्फोनाइट्रिल बहुलक के योग से बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। ठीक है, फास्फोजिन ये आधारिक बहुलक होते हैं जो उच्च ऊष्मीय स्थिरता के साथ अग्निरोधी कपड़े बनाने में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 65 जिसमें है पॉलीसाइटरीन इन विच टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीसाइटरीन किस प्रकार का बहुलक है, तो पॉलीसाइटरीन ये किस प्रकार का बहुलक है, तो ये प्रकार का एडिशन बहुलक है, ये एडिशन यानी योग बहुलक है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 66 जिसमें मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66 किस। नाइलॉन 66 का मोनोमर कौन है, तो दोस्तों नाइलॉन 66 का जो मोनोमर है वो है कौन सा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ये आपका है नाइलॉन 66 का मोनोमर, और दूसरा आपका है एडिपिक अम्ल, ये दोनों हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 67 जिसमें है होमोपॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ। समबहुलक बने होते हैं, तो समबहुलक ये जो बने होते हैं ये एक ही प्रकार के मोनोमर के अनिश्चित संख्या से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर। ओके, चलिए इनमें से आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर आपने ऑप्शन सी टिक किया है, तो 67 नंबर में ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 68 जिसमें टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन किसका उदाहरण है, तो टेफ्लॉन दोस्तों ये उदाहरण किसका है, ये एक प्रकार का समबहुलक यानी होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है, दोनों ए एंड सी दोनों है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट उत्तर। अगर टेफ्लॉन पूछा जाए कि किसका उदाहरण है तो आप होमोपॉलीमर और एडिशन पॉलीमर दोनों बताएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 69 जिसमें पॉलीमर्स में है यानी कि बहुलक में होते हैं, तो बहुलक में क्या होते हैं दोस्तों, बहुलक में कार्बन कार्बन बंद होता है, एमाइड बंद होता है और एस्टर बंद होता है, ये तीनों होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है बहुलक कांच संक्रमण ताप के आधार पर यानी फिक्सेबल के लचीले जो रबर जैसे हो जाते हैं, पॉलीमर बिकम सॉफ्ट फिक्सेबल एंड रबरली ग्लास ट्रांजेक्शन टेम्परेचर, यानी कि बहुलक कांच संक्रमण ताप के आधार पर लचीले एवं रबर जैसे हो जाते हैं कब, अब यानी ऊपर नीचे या एटेनिक पर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अब ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक कांच संक्रमण ताप टी टेम्परेचर के ऊपर लचीले एवं रबर जैसे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 71 जिसमें है कि सेलेक्ट नेचुरल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक को चुनिए। तो प्राकृतिक बहुलक का चुनाव करना है, तो इनमें से स्टार्च भी प्राकृतिक बहुलक है, सेलुलोज आपका प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आता है और प्रोटीन भी आपका प्राकृतिक बहुलक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आंसर डी, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है प्राकृतिक यानी नेचुरल पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72 जिसमें है कि बेस्ड ऑन द इंटर मॉलिकुलर फोर्स पॉलीमर आर ऑफ टाइप, अंतः आकर्षण बलों के आधार पर बहुलक निम्न प्रकार के होते हैं, तो बहुलक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वास्तव में तो देखा जाए तो बहुलक 4 प्रकार के होते हैं, और मुख्य रूप से जिसमें इलास्टोमर, फाइबर, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है, और विकल्प में आपके 3 दिया गया है, तो मानक इसका मानक वर्गीकरण तो 4 है, लेकिन अगर ऑप्शन में है तो आपका 3 ही होगा, लेकिन अंतः आकर्षण बल के आधार पर बहुलक के जो प्रकार हैं वो मेनली 4 हैं। कौन कौन से, तो पहला इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा थर्मोप्लास्टिक और चौथा है थर्मोसेटिंग। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 73 जिसमें बैकेलाइट इज पॉलीमर ऑफ, तो बैकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बैकेलाइट ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग बैकेलाइट है, क्या है थर्मोसेटिंग यानी तापरोधी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रश्न नंबर 74 जिसमें नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं, तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होते हैं ये सिस आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं, सिस
आइसोप्रीन के बहुलक प्राकृतिक रबर होते हैं। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रबर और नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर। और इसमें एक जो है एक नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राकृतिक रबर बहुलक पूछा जाए तो सिस आइसोप्रीन को लगाएंगे आप, तो सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 75, इसमें पॉलीमर डिग्रेडेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ। पॉलीमर डिग्रेडेशन निम्नलिखित के प्रभाव के कारण होता है। तो किसके प्रभाव के कारण होता है? तो ऊष्मा, प्रकाश, रासायनिक पदार्थ, इन सब के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 76 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। बहुलकों के अणु भार कितने प्रकार के होते हैं? बहुलकों के अणु भार आपको बताने हैं। दोस्तों बहुलकों के अणु भार जो होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। और इनके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे औसत इनका निकालना। तो बहुलकों के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के औसत अणु भार निकाले जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है Mn और एक माफ लीजिएगा, पहला जो आपका होता है वो होता है Mn और दूसरा जो होता है वो होता है Mw। ये 2 प्रकार के अणुभार निकाले जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, फॉर पॉलीमर मॉलिक्यूल मास Mw रिप्रेजेंट। बहुलकों का अणुभार Mw निम्नलिखित को व्यक्त करता है। तो ये क्या व्यक्त करता है दोस्तों? तो ये व्यक्त करता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास यानी औसत भार, औसत अणुभार को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 78 जिसमें है नाइलॉन, पॉलीमर, सिल्क, सेलुलोज आर। नाइलॉन, पॉलीमर, सिल्क और सेलुलोज क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे ये क्या इलास्टोमर है या फाइबर है या प्लास्टिक है? ये क्या है? तो ये फाइबर है। नाइलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क और सेलुलोज ये सभी फाइबर हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 79, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो नाइलॉन 6 जो है ये आपका होमोपॉलीमर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 80 और ये थोड़ा सा प्रश्न क्लियर नहीं है, प्रश्न को समझने का प्रयास मैं करूंगा फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज यूज एज इंटीरियर इन विच फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसमें है कि मुक्त मूलक और बहुलकीकरण में निम्नलिखित में से क्या इनिशिएटर के रूप में, इसका इनिशिएटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इनिशिएटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइल पेरोक्साइड का, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 81 जिसमें है एक कोपॉलीमर इज फॉर्मेड हुए। ये कोपॉलीमर इज फॉर्मेड हुए, एक समबहुलक बनता है जब। तो एक समबहुलक कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक मोनोमर क्रिया करेंगे तब एक कोपॉलीमर बनेगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 82 जिसमें है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कंडेंसन पॉलीमर। सभी संघनन पॉलीमर की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सभी संघनन पॉलीमर की एक जो विशेषता है वो ये है कि मोनोमर क्रिया करते हुए छोटे अणु निकालते हैं। मोनोमर क्रिया करते हुए छोटे अणु निकालते हैं, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल इज लॉस एज बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन द पॉलीमराइजिंग मॉलिक्यूल। ओके चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 जिसमें है व्हाट मेटेलिक एलिमेंट आर यूज इन जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट। जिगलर-नाटा उत्प्रेरक बनाने में कौन सा धातु प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कई बार पूछा गया है। तो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है जिगलर-नाटा उत्प्रेरक बनाने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 84 जिसमें पॉलीमर विथ क्रॉस लिंकेड चेन आर नोन एज। क्रॉस बंध मुक्त बहुलकों को क्या कहते हैं? तो इन बहुलकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेंगे इनको तापरोधी थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहते हैं? तापरोधी बहुलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85 जिसमें है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर आर। बहुलकों के अणुभार हैं
बहुलकों के जो अणुभार होते हैं ये बहुत ही उच्च होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 86 जिनमें थर्मोसेटिंग आर, थर्मोप्लास्टिक, माफ कीजिएगा, थर्मोप्लास्टिक आर, तो थर्मोप्लास्टिक इनमें से कौन सा है? तो थर्मोप्लास्टिक क्या रेखीय बहुलक थर्मोप्लास्टिक है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल आपका इसमें रेखीय जो बहुलक है ये थर्मोप्लास्टिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। ये लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, इन्हें बार बार गर्म करके आकार दिया जा सकता है, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक को। ओके, प्रश्न नंबर 87 इसमें है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो नाइलॉन ये आपका पॉलीएमाइड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। और नाइलॉन में एमाइड बंद होते हैं, CONH ये बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 88 जिसमें है नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो बहुलक है, प्राकृतिक जो रबर है ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का या एथिल अल्कोहल का? तो अभी इस प्रश्न को हमने कराया, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 89 जिसमें है कि प्राकृतिक जिगलर नाटा उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होगा वो TiCl4Al C2H5 ये आपका जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, जो बार बार एग्जाम में सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 90। नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ, नियोप्रीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो नियोप्रीन ये बहुलक किसका है? क्लोरोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? क्लोरोप्रीन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से नियोप्रीन संश्लेषित रबर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 91 जिसमें क्लोरोप्रीन किसके बनने में प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोप्रीन ये नियोप्रीन के बनने में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 92 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि ओरियन इस पॉलीमर ऑफ, तो ओरियन का बहुलक क्या है? तो ओरियन किसका बहुलक है? तो ओरियन वाइनिल साइनाइड का बहुलक है। किसका? वाइनिल साइनाइड का बहुलक है ओरियन। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 93 इसमें नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नाइलॉन 6 किससे तैयार किया जाता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब। नाइलॉन 6 किससे तैयार किया जाता है? क्या ये कैप्रोलैक्टम से तैयार किया जाता है, एथिलीन से, वाइनल क्लोराइड से, या कोई नहीं? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से तैयार किया जाता है। आंसर है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 94 जिसमें पूछा गया है कि नियोप्रीन एक उदाहरण है, नियोप्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो नियोप्रीन उदाहरण किसका है? ये सिंथेटिक रबर का उदाहरण है। किसका? सिंथेटिक रबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 95 जिसमें है टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ, तो टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? चलिए बताने का प्रयास कीजिए। टेफ्लॉन का पॉलीमर पूछा गया है। टेफ्लॉन का पॉलीमर कौन है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन ये किसका पॉलीमर है? तो टेफ्लॉन का पॉलीमर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथीन। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 96 जिसमें है कि किसी भी पदार्थ में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? द सब्सटेंस अपियर कलर्ड ड्यू टू, तो किसी भी पदार्थ में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका कारण यह है कि स्पेक्ट्रल रंग का अवशोषण, रंग अणु के इलेक्ट्रॉन यूवी प्रकाश किरण के साथ क्रिया करता है, सफेद रंग का संगठन, ये सभी इसमें इंक्लूड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 97 जिसमें है कि ये क्रोमोफोर इस, ये क्रोमोफोर है, तो इनमें से क्रोमोफोर की पहचान करना है। तो ये सिंगल बॉन्ड NO2 ये आपका क्रोमोफोर है। बाकी ये सभी ऑक्सोक्रोम है। ये सभी क्या है? ऑक्सोक्रोम है। तो क्रोमोफोर पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 98 जिसमें है कि एन ऑक्सोक्रोम कौन सा है? तो इनमें से ऑक्सोक्रोम कौन सा है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑक्सोक्रोम की श्रेणी में कौन कौन सा आ जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी OH। OH क्या है? ये आपका ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, बाकी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N ये क्या है? क्रोमो,
ये क्या है, क्रोमोफोर है, माइनस NO2, ये भी क्रोमोफोर है और ये भी क्रोमोफोर है, तीनों क्रोमोफोर ही है। तो ऑक्सोक्रोम पूछा गया था, तो OH ये आपका क्या है, ऑक्सोक्रोम है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 99, जिसमें है कि रंजक पानी में घुलनशीलता किसके जोड़ने से बढ़ती है। द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ डाई इज इनहेंस्ड बाय इंट्रोडक्शन, यानी कि रंजक में पानी की घुलनशीलता जो बढ़ती है, ये किसके जोड़ने से बनती है, तो बढ़ती है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें ये सभी जुड़ते हैं तब इसकी घुलनशीलता बढ़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 100, जिसमें है कि डाई विच बिकम लिंक्ड टू द फाइबर बाय केमिकल कम्बिनेशन